हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है वरुण चित्रा और लर्निंग कैप्सूल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सबको पता है, सिर्फ 11 या 12 दिन बच गए हैं IBPS PO मेंस के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए आज मैं लेकर के आया हूँ। आज की क्लास में मैं आपको लाइव मॉक सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ किस तरीके से जब मैं लाइव मॉक अटेम्प्ट कर रहा होता हूँ या जब मैं रियल एग्जाम दे रहा होता हूँ तो मेरे माइंड में बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होता है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला है, कौन सा नहीं करने वाला है, मैं कैसे जज करता हूं, ऑप्शन एलिमिनेशन मैं कैसे करता हूं, सारी चीजें आज आपके सामने डिटेल में रखूंगा। आज की क्लास रिकॉर्डेड है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। अभी बताऊंगा वो रीजन क्या है। जब अपन क्लास कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्यों रिकॉर्डेड रखी गई है आज की क्लास। तो आज मैंने अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस रखा है कि मैं हर एक स्टूडेंट का जो मॉक का फियर है, आपको याद होगा हमने क्लास करी थी डर के आगे जीत है, मीन्स के आगे जीत है। तो वो डर क्या था हमारा मीन्स के लिए? मीन्स का मोक। मीन्स के मोक्स में मार्क्स नहीं आते, हमें डर लगता है, डीमोटिवेशन फील होता है, लगता है यार मीन्स नहीं निकलेगा। बस वही दूर करने आया हूं। बहुत फोकस्ड के साथ इस क्लास को देखिएगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है, अगर आप इसका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा देते हैं, अगर आपको लगता है हाँ सर बढ़िया है, ऐसी क्लासेस और लाओ, तो मैं जरूर लेकर के आऊंगा। एंड में कमेंट जरूर करिएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको पता है डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। 30 तारीख को आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा सेक्शन है जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। मतलब आज से पहले जितने भी एग्जाम हुए, अभी इस साल में जितने भी एग्जाम हुए, डिस्क्रिप्टिव नहीं आया, अब डिस्क्रिप्टिव आ चुका है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए एक माहौल आपको चाहिए। डिस्क्रिप्टिव के ऊपर आपको वर्क करते रहना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे, तभी आप लाइन सोच पाएंगे, आपके दिमाग में लाइन आ पाएगी। तो उसके लिए मैं सुबह एडिटोरियल को इस तरीके से फ्रेम करके लेकर आ रहा हूं जिसमें डिस्क्रिप्टिव के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। तो आप इन क्लासेस को देखिएगा डिस्क्रिप्टिव वाली। आज ही मैंने रूरल इकोनॉमी की बात करी है, उसके पहले मैंने यहाँ पर MSME की बात करी थी, उससे पहले मैंने यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात करी थी। तो सारे ही एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से आइएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा सुबह 7 बजे इसी क्लास, इसी चैनल पे। ठीक है, चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। मेरी तरफ से मैं आपको 3-4 क्लासेस दे चुका हूं डिस्क्रिप्टिव की, सर्च करिएगा डिस्क्रिप्टिव बाय वरुण चित्रा सर, मेरी क्लासेस आ जाएंगी डिस्क्रिप्टिव की, जाकर के जरूर देखिएगा। और अगर आप मुझसे पेड बैच में डिस्क्रिप्टिव सीखना चाहते हैं या SBI क्लर्क, SBI PO की तैयारी बिल्कुल जीरो से करना चाहते हैं, आप बिल्कुल जीरो हैं, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के बैच ज्वाइन करिएगा। उसके अंदर सब कुछ जीरो से दे रखा है, स्टेप जीरो से स्टार्ट हो जाना। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने क्लास को ओपन कर रहा हूं। PDF वगैरह कुछ भी अगर आपको क्लास इंग्लिश से क्लास से रिलेटेड चाहिए, PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी इसमें लगभग 10,500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये पहले की फोटो है, स्टडी क्यूब बाय वरुण चित्रा। ये आप टेलीग्राम से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, मॉक आपके सामने आ गया, स्टार्ट करने जा रहा हूं। IBPS PO मींस इंग्लिश सेक्शनल मॉक नंबर 5। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये जो पर्टिकुलर मॉक है मैं पहले दे चुका हूं। लास्ट वीक मैंने सोचा था आपको एक लाइव मॉक आपको अपलोड करके दूं मैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मैंने मॉक पूरा अपलोड, मतलब पूरा मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया था, हर एक चीज एक्सप्लेन करते हुए। लेकिन बाद में जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई, मुझे पता चलता है कि स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुई, मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो गई। तो अभी मैं रिकॉर्ड करते समय बहुत ध्यान रख रहा हूं मेरी वॉइस और स्क्रीन दोनों रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ ये धोखा हो चुका है, पूरी मेहनत वेस्ट जा चुकी है। तो आई होप ये मेहनत रंग लाएगी, मैं आपको बहुत कुछ सिखाने की आज कोशिश करूंगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस मॉक की जो क्लास है, इसको देखने के कुछ रूल्स हैं, नियम्स हैं, उस पर आप जरूर चलिएगा। देखो, टाइमर नहीं होगा। टाइमर नहीं होने के पीछे मेरे पास एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर टाइमर चलता रहता है, मेरा दिमाग क्या काम करता है, यार जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। तो जल्दी बनाने के चक्कर में मैं तो आंसर लगा दूंगा, लेकिन वो आंसर मैंने कैसे लगाया, मैंने क्या सोचा, वो चीज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अगर मैं टाइमर के साथ दे रहा हूं तो इसमें लॉस आपका है। मैं देने को दे चुका हूं, बहुत सारे मॉक मैं टाइमर के साथ भी दे चुका हूं, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। मेरे पेड बैच में भी मैंने टाइमर के साथ दिया है, इस प्लेटफॉर्म पे भी मैंने टाइमर के साथ दिया है, और मेरा जो चैनल है स्टडी क्यूब बाय वरुण चित्रा, उस पर भी मैंने टाइमर के साथ दिया है। तो टाइमर के साथ मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हड़बड़ी रहती है। तो वो हड़बड़ी खत्म करने के लिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, वीडियो पोस्ट करनी है, या मेरे साथ जितने देर में मेरा आंसर आ रहा है उतनी देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो मैं अप्रोच लगा रहा हूं, क्या आप वो लगा पा रहे हैं या नहीं।
अगर मैं कोई क्वेश्चन फास्ट कर पा रहा हूं, आप कर पा रहे हैं या नहीं, आपकी क्या अप्रोच है, आपका क्या माइंडसेट है, वो सब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत फोकस्ड होकर क्लास देखनी है, सारी डिस्टरबेंस छोड़ करके कॉपी में 1 से लेके 40 तक, सॉरी 1 से लेके 35 क्वेश्चन तक आप लिख लीजिए और फर्स्ट का आंसर लगाते जाइए, सेकंड का देखिए आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है और मेरी एक्यूरेसी क्या आ रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं आपको अब लेकर के चलता हूं सीधा मॉक के ऊपर। तो ये अपन मॉक पे आ गए, लर्निंग नीति प्लेटफॉर्म, लर्निंग नीति के मॉक टेस्ट, कंटेंट में गए, IBPS PO में गए, सेक्शनल टेस्ट मीन्स ये रहा, इंग्लिश ये रहा। आज ही हमने शायद सेकंड वाला, आज पेड बैच में सेकंड वाला निपटा दिया हमने। सेक्शनल मॉक टाइमर के साथ दिया था, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन भी करा है। और आज अब मैं आपके लिए ले रहा हूं 5th मॉक। देखो जब मैंने ये दिया था, जब मैंने मॉक दिया था तो मैंने 17 अटेम्प्ट करे थे। आपको दिख रहा होगा मेरे 17 अटेम्प्ट हैं इधर, और मेरे मार्क्स है 19.75। दिख रहा है आपको जी। तो इसमें मेरा एक गलत हो गया था, बाकी मेरी एक्यूरेसी सही है, सिर्फ एक गलत हुआ है। तो ये मेरा अटेम्प्ट जो है कम है। क्यों कम है? क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते हुए रिकॉर्ड कर रहा था, एक्सप्लेन करता भी जा रहा था पूरा डिटेल में, आंसर लगाता भी जा रहा था। तो वही सेम सिनेरियो में आज आपके सामने रख रहा हूं। आप लोग देखिएगा, आपको चाहे मॉक इजी लगता है, टफ लगता है, जैसा भी आपको लगता है, आप मुझे स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर क्या आया। स्कोर कैसे लिखेंगे आप अपना? आप जल्दी से कॉपी में 1 से लेके 35 तक गिनती लिख लीजिए, काउंटिंग लिख लीजिए। फर्स्ट का आंसर आप सी लगा रहे, फिर मैं एक्सप्लेन करके आंसर लगाऊंगा। अगर आपका आंसर सही है तो मतलब आपका सही है। सेकंड का आंसर अगर आप बी लगा रहे हैं, चेक करिए, आपका भी बी है, मैंने भी बी लगाया, आंसर भी बी है क्या, तो आपके 2 मार्क्स आ गए। ऐसे ऐसे करिएगा, देखिएगा आपकी एक्यूरेसी कहां पर स्टैंड करती है। एक्यूरेसी के मार्क्स होते हैं, अटेम्प्ट से कुछ नहीं होता। अटेम्प्ट कम भी होगा तो चलेगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी हैं। तभी तो देखो 17 क्वेश्चन करने पे 19.75, मतलब ये गलत भी हो गया तब भी ज्यादा मार्क्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी करे होंगे। तो बहुत आराम से, बहुत फोकस्ड होकर क्लास को देखिएगा। अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखिए, रिकॉर्डेड लाने का बेनिफिट एक तो ये है, मैं थोड़ी स्क्रीन जूम कर देता हूं। देखो रिकॉर्डेड लाने का बेनिफिट ये है, ये मैं हटा रहा हूं, सुनिएगा। अब मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया, देखो पूरा क्वेश्चन दिखा दिया आपको मैंने, पूरे ऑप्शंस दिखा दिए। मैं साइड में हट जाऊंगा 1-2 सेकेंड के लिए, आप लोग अपना दिमाग चलाइए। आपकी अप्रोच क्या होगी? आप यहां पर क्वेश्चन के आंसर सीखने नहीं आए हैं, आप यहां पर ही सीखने आए हैं मैं कैसे क्वेश्चन को देखता हूं, मैं कैसे आंसर लगाता हूं, और आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं, आप कैसे आंसर लगाते हैं, ये डिफरेंस चेक करने आए हैं आप। अप्रोच की ही तो यहां पर वैल्यू है। अप्रोच ऐसी जो 100% एक्यूरेसी दिलाए और आपका टाइम भी कम कंज्यूम हो, ये होगी बेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो चलिए बताइए आपका आंसर क्या होगा। जल्दी से कॉपी में लिखिएगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा, वीडियो पॉज करनी है पॉज करिए, मेरे साथ टाइमर के साथ आंसर दे रहे हैं, मेरे साथ दीजिए। लेकिन खुद से आंसर जब तक कोई नहीं करेगा तब तक उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। पहले खुद से अटेम्प्ट करिए, फोकस्ड होकर आंसर दीजिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। ठीक है, इसलिए रिकॉर्डेड में है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आप लोगों को भी क्वेश्चन करने को मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा, मुझे भी हड़बड़ी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन देखा, पता है मैं क्या करूंगा, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। देखो मैं बताता हूं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में चल रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं रीड तो नहीं कर सकता, मैं रीड का सहारा नहीं ले सकता इतने बड़े क्वेश्चन में। क्या करूंगा मैं पार्ट ऑफ स्पीच चेक करूंगा। हर के बाद मुझे पता है एक नाउन आएगा। आपको पता है हर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे हर बैग, हर स्कूल, है ना, इस तरीके से। तो हर के बाद नाउन आएगा, मुझे नाउन चाहिए। अब मैं ऑप्शंस पे आया, ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है, ग्रीफ नाउन है, कंसोल तो वर्ब है, ये ले भाई ग्रीफ। तो हर ग्रीफ पढ़ के देख लो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। श्रीमती sat on a wooden bench and gave vent to her grief। आ सकता है, आ सकता है। डी से स्टार्ट एक ही क्वेश्चन है, डी से सेंटेंस एक ही स्टार्ट है, तो ये मेरा आंसर होगा। लेकिन लगाने से पहले थोड़ा सा और संतुष्टि कर लूं अपनी। कैसे करूंगा संतुष्टि? ये बी में आपको दिख रहा है एलवाई लगा हुआ है, एडवर्ब है। चेक करता हूं एडवर्ब कहां लगा रहा है। ये बंदा कह रहा है बी में लगाओ, मतलब यहां पर एडवर्ब लगाओ। क्या आसपास मुझे वर्ब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, सॉफ्ट लिखा हुआ है, तो सॉफ्ट अनकंट्रोलेबली।
तो सोप्ड कंट्रोलेबली, तो यहां पर ये वर्ब हो गई, ये एडवर्ब हो गया, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बैठता है। एडवर्ब या तो वर्ब के आसपास आएगा, एडजेक्टिव के आसपास आएगा, बैठ रहा है। और अगर थोड़ी सी तसल्ली कर ली है तुमको तो और आगे पढ़ लीजिए, आ जाइए। Nobody would come and ask her what the matter was or try to dash her। तो उसको कोई भी कंसोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था। बिल्कुल सही बात है, कंसोल आ रहा है, सही बैठा है। अब इतना आपको कंफर्म एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है यहाँ पे नाउन आएगा, कोई भी नाउन नहीं है, एक ही ऑप्शन में नाउन है, ऑप्शंस भी सारे अलग अलग हैं, तो कंफर्मेशन बनता ही नहीं है बॉस। कंफर्मेशन तब बनता जब डी के एक दो ऑप्शन और होते। ये थी मेरी अप्रोच। क्या आपने ऐसा सोचा? और ऐसा आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, चेक कर लेना। मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कह रहा है सर एग्जाम में ऐसा नहीं आया, तो मेरी बात सुनो। मान लो एग्जाम में ऐसा नहीं आया, मैं भी बोल रहा हूं नहीं आया, तब क्या करेंगे? रीड करेंगे ना तब अपन। फिर रीडिंग कब करोगे तुम? तो मैं आपको यहां पर क्या सिखा रहा हूं, अगर मान लो रीडिंग से क्वेश्चन बनना होता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये क्वेश्चन मुझे रीडिंग से बनाना है तो रीडिंग तो भाई हर एक स्टूडेंट का अलग लेवल होगा ना। जिसकी रीडिंग अच्छी होगी उसके लिए तो क्वेश्चन बन ही जाएगा ना। सीखने क्यों आया है? रीडिंग अच्छी है तो। रीडिंग वीक है तो एडिटोरियल से रीडिंग स्ट्रॉन्ग करो ना। एडिटोरियल से रीडिंग स्ट्रॉन्ग करके फिर इसमें इंप्लीमेंट करो। जब यहाँ पे ग्रामर के रूल लग रहे हैं तो ग्रामर के रूल लगा करके आगे निकलो ना। आ जाओ, आंसर दिखा देता हूं मैं तुमको। आंसर क्या आ रहा है? ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। बताइए, क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, एक और चीज, थोड़ा एचडी लग रहा है आपको? थोड़ा क्लियर लग रहा है? लग रहा होगा। अब हम भी आएंगे एचडी में, ठीक है? और अगर आप लोगों को बढ़िया लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है, तो प्लीज इसके बारे में बताइएगा जरूर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई, लास्ट ऑप्शन दिखा दो तुमको। ये लो लास्ट ऑप्शन, ये लास्ट ऑप्शन है, BEDAC। ये लो, आ जाओ। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा? मेरी अप्रोच अब इंप्लीमेंट करिए, देखिए आंसर फट से आता है। लगाओ उसमें पार्ट ऑफ स्पीच। इतना बड़ा सेंटेंस कोई नहीं पढ़ने बैठेगा। या तो ये लगा लो, या एक काम करो, एक और चीज तुमको सिखाता हूं मैं। यहां पर आओ, यहां पे, सॉरी, यहां पर आओ। यहां पे तुम्हें आर्टिकल ए दिख रहा है। आर्टिकल ए तो आ गया सोल के लिए, तो सोल नाउन हो गया। तो यहां पर क्या आएगा? एक एडजेक्टिव आएगा। आई बात समझ में? एडजेक्टिव चेक करो कौन कौन से हैं। देखो, रिकॉल तो आपकी नाउन है। ब्रेफ्ट, ब्रेफ्ट, देखो ब्रेफ्ट अभी कंफर्म नहीं है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, छोड़ दो। ये भी एडजेक्टिव बन सकता है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। नहीं, वहां से काम नहीं चलेगा। फिर क्या करूं मैं? फिर एक काम करता हूं, यहां पर आपको कोमा दिख रहा है? दिख रहा है कोमा? यहां पर आपको फुल स्टॉप दिख रहा है? दिख रहा है फुल स्टॉप? कोमा से स्टार्ट हुआ सनी, सनी सब्जेक्ट, तो सनी की वर्ब यहां पे लगानी पड़ेगी। और अगर आप देखोगे तो एक तो वर्ब ये है जैग्ड, एक वर्ब ये है ग्लैंस्ड, और कोई वर्ब है नहीं। रिकॉल आ नहीं सकता क्योंकि सनी सिंगुलर है, रिकॉल्स आएगा। तो ग्लैंस्ड एट हर ही बैठेगा। ग्लैंस का मतलब क्या होता है? नजर मारी। तो सनी ग्लैंस एट हर, लो भाई बन गई बात। मतलब पहला फिलर वो, दूसरा फिलर ये, दूसरे में ई चाहिए। मतलब इस वाली पोजीशन पे ई चाहिए, इस वाली पोजीशन पे ई चाहिए, कहीं भी नहीं है ये आंसर नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो तुम कितना ही पढ़ लो, ये आंसर तो नहीं होगा। अच्छा, फिर क्या करें? फिर जो लास्ट में ऑप्शन बच गया ना वही होगा। देखो ई सेकंड में ये रहा। अब आप खुद बताइए, ये ऑप्शंस मैं तो सेट करके नहीं आया, ये तो मॉक में था। कितने परसेंट स्टूडेंट ने सही दिया? 84 ने सही दिया। इनका टाइम क्या है? एवरेज टाइम 1.30 है। एक बार प्रीवियस आइए तो जरा, यहां पर देखिए 89 स्टूडेंट ने सही दिया। एवरेज टाइम कितना है? 1 मिनट 38 सेकेंड, है ना। और जब अपन इसको करेंगे तो कितने टाइम में आएगा ये? 10 से 20 सेकेंड में, 10 से 20 सेकेंड में। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो 2 मिनट ले लिए। अरे जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था ना तो मैं एक्सप्लेन करते हुए कर रहा था। मैंने टेलीग्राम पे अपलोड भी करी है वो क्लास, कि क्लास देखो मैंने पूरी रिकॉर्ड कर ली, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन क्लियर, मतलब स्क्रीन दिखी नहीं, मेरी वॉइस ही रिकॉर्ड हो गई। तो जब मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए कर रहा हूँ ना तब 2 मिनट मेरा लगा होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये भी हो गया अपन से। चलिए अब आगे इसको बनाइए। एवरेज टाइम 1.5 मिनट का है, आप कितने मिनट में करेंगे? ये लो। अबे आंसर दिख रहा है क्या?
आंसर कैसे दिख सकता है? इसको देखिए, नहीं वो आंसर नहीं था आई थिंक। लो, अरे यार ये तो कर दिया ना। हाँ लो भाई इधर आओ, वो वाला तो क्वेश्चन हो गया था। इसका लास्ट ऑप्शन ए डी, लास्ट ऑप्शन देख लो, ए डी बी सी है। अब आओ तुम, इसका आंसर तो जल्दी से फटाफट, वही अप्रोच लगाओ तो जरा, फटाफट लगा दो। चलिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आपको पोस्ट करना है खटाखट और आगे निकलना है। अब देखो सेम वो कंसेप्ट मैं इधर लगा रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। देखो आपको पता है कैप्ट, याद करो, कसम खाओ, अगर तुमने मेरी वाली क्लास देखी है, रात को 9 बजे मैंने एक, रात को 9 बजे पेड बैच में मैंने एक फिलर बना के लेकर आया था, जिसमें मैंने कीप के बाद एक फिलर खाली छोड़ा था, और कीप के बाद सभी ऑप्शन अलग अलग थे, एक ही ऑप्शन मैंने आईएनजी फॉर्म डाला था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कीप, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कीप, मतलब कीप की सेकेंड फॉर्म है कैप्ट। तो आपको पता है इसके बाद अगर वर्ब आएगी तो वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी। वर्ब की एनजी फॉर्म देखो, तुम खुद देखो कहाँ है, ये टोसिंग। तो मतलब ये कौन सा फिलर हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा फिलर हो गया। मतलब मुझे सेकंड में बी मांगता है, ये नहीं होगा, ये आंसर हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लास्ट वाला ऑप्शन क्या था, सेकंड में बी मांगता है, बी नहीं है, बी सिर्फ एक ही में, ये आंसर खत्म। बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना दिमाग फूक रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, दिमाग फूक रहे हैं, टाइम फूक रहे हैं, हम लगा करके आगे बढ़ रहे हैं। ये था मेरी तरफ से मेरी अप्रोच। चलो आगे, लो भाई इधर आ जाओ। मैं ऐसे करता हूं एग्जाम में, मैं ऐसे मार्क खींचता हूं अपने, मैं भले ही कम करूंगा, वैसे तो मैं कम करता नहीं क्योंकि ऐसी अप्रोच होगी, बच्चों वाले क्वेश्चन तो यूं नहीं पढ़े जाते हैं, फिर हम टफ पे काम करते हैं, टफ में आराम से टाइम लेकर के बैठते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन में टाइम लेकर बैठेगा, अपन ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में निपटाए, टफ पे टाइम लेकर के बैठेंगे। इसको बनाओ जल्दी से। लास्ट ऑप्शन दिखा देता हूं मैं तुमको, DBEC है, लास्ट ऑप्शन देख लो, DBEC है, ये लो। वीडियो पॉज कर लो, ज्यादा टाइम मैं तुमको अब दूंगा नहीं। इधर क्या करूं, इधर क्या लफड़ा है, इधर अगर मैं लफड़ा चेक करूं तो देखो आर्टिकल ए इधर है, क्लर्क इधर है, यहां मुझे चाहिए होगा एक एडजेक्टिव। आई बात समझ में, एक एडजेक्टिव चाहिए होगा यहां पर। मतलब ये कौन सा फिलर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब लास्ट में मुझे एडजेक्टिव चाहिए। तो देखो ये वाला ऑप्शन कट गया, क्योंकि ये क्या आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, एडवर्ब आ नहीं सकता लास्ट में, ये वाला ऑप्शन कट गया। सी, ये खुद एक नाउन है, ये नहीं आ सकता, हटा इसको। स्टॉप, स्टॉप वर्ब है, आज स्टॉप क्लर्क कुछ नहीं होता, हटा इसको। सी आ नहीं सकता, हटा इसको। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हे प्रभु, हे हरिनाथ, ये क्या हुआ, ये हुआ। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग अप्रोच, लग रही है, लगा दो। मैं कह रहा हूं 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 में भी लग रही है, प्रॉफिट है ना, 2 में पढ़ के कर लेंगे, पढ़ने की बात है ना तो पढ़ेंगे ना यार, फिर क्या करें, पढ़ने की बात आएगी तो पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कहां जाएंगे, रहना तो यही है। हाँ भाई, हाँ भाई, क्या है यहां पर, अरे आरसी है, आरसी हटाओ, आरसी नहीं चाहिए अभी, आरसी नहीं करेंगे, पहले ये क्या आ गया, ये करेंगे। आप लोग खुद डायरेक्शन पढ़ो और आंसर दो, क्या चीज है ना, खुद डायरेक्शन पढ़ो और आंसर दो। हाँ भाई, देखिए क्या करना है, आइडेंटिफाई द रिडंडेंट वर्ड्स इफ एनी इन बोथ सेंटेंस। अच्छा, मतलब रिडंडेंट वर्ड आपको हटाने, ओके हटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ, देखो, माई अंकल वॉज नॉट इन अ क्राइसिस या सिचुएशन, ए में क्राइसिस है, बी में सिचुएशन है, टू स्टेप आउट ऑफ द रूम यस्टरडे बिकॉज ऑफ हिज सीवियर स्टोमेज। ओके भाई, तो माई अंकल वॉज नॉट इन अ क्राइसिस या सिचुएशन, माई अंकल वॉज नॉट इन अ सिचुएशन, क्राइसिस गलत है, ए को हटा भाई, ए इधर भी है, ए इधर भी है, आ जाओ भाई, डी और एफ पे चलो मेरे साथ। ही फ्रिक्वेंटली अटेंडेड दी सेल्स मीटिंग एट हिज ऑफिस ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज सीनियर मैनेजमेंट।
देखो आर्टिकल द इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सही है, और इंस्ट्रक्शंस तो हम हटा नहीं सकते, रिडंडेंट तो ये है ही नहीं। रिडंडेंट ये दो वर्ड में से एक रिडंडेंट होगा। ही फ्रिक्वेंटली अटेंडेड, अगर मैं अटेंडेड हटा दूं तो फ्रिक्वेंटली बैठेगा, ही फ्रिक्वेंटली दी सेल्स नहीं बैठेगा, ही अटेंडेड दी सेल बैठ जाएगा, फ्रिक्वेंटली हटा दे तो ए और एफ इसका आंसर, एफ आएगा क्या, नहीं, ए और डी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली हटा रहा हूं, तो ए और डी आंसर लगा दे, फ्री का मार्क्स है। जो क्वेश्चन इजी है ना पहले हमें वही बनाना है, ए और डी, जो क्वेश्चन इजी है हमें वही बनाना है, चाहे हमारे 5 ही नंबर आए, 5 नंबर पहले अपनी तरफ कर लो। आगे बढ़ो, क्या कहता है अगला। अच्छा क्वेश्चन सेम है, कनेक्टर वाला क्वेश्चन है, आपको इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना है, करो तो जरा। जब भी कनेक्टर के क्वेश्चन आ जाए टोन पे खेलो, टोन आपको पता होनी चाहिए। ये टोन क्या कहता है, कह रहा है मेरे जो अंकल थे वो इस सिचुएशन में नहीं थे कि वो रूम से भी बाहर आ सके, क्योंकि उनके स्टोमच पेन था, बहुत तगड़ा स्टोमच पेन था। ही अटेंडेड द सेल्स मीटिंग एट हिज ऑफिस ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज सीनियर मैनेजमेंट, लेकिन फिर भी वो कहाँ गए, ऑफिस में गए मीटिंग को अटेंड करने। ये नेगेटिव सिनेरियो, उसके बावजूद भी जाना पड़ा, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है जो हमारे पक्ष में नहीं है फिर भी वो काम करना पड़ रहा है, मतलब डिस्पाइट वाला सेंस आएगा। तो नेवरदीलेस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देयरफॉर का मतलब होता है आपने बोला कि यार, आपने ऐसे बोला देखो अब आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम आने वाला है तो डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस अब करनी पड़ेगी, आने वाला है अब करनी पड़ेगी। तो आपने क्या कहा, आपने एक सिनेरियो बताया, फिर आपने कहा यार अब ये आ रहा है ना तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये देयरफॉर नहीं बैठेगा, देयरफॉर आता है रीजन देने के लिए, है ना, प्रूफ करने के लिए कोई चीज, ये नहीं आएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ऑन दी अदर हैंड लगा रहे हो तो आपको दो बातें लिखनी पड़ेगी, मतलब एक पॉजिटिव बात एक नेगेटिव बात। ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात नहीं, आप ये नहीं कह सकते एक तरफ तो उनके स्टोमच पेन है और दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं कि वो ऑफिस जा रहे हैं, ये नहीं बैठेगा यहाँ पर। आई बात समझ में, ये आपका नहीं बैठेगा। आप लोगों को ये बताना था कोई चीज के बावजूद भी कोई चीज हो रही है, तो बावजूद मतलब स्टोमच पेन होने के बावजूद भी वो बंदा गया, तो नेवरदीलेस इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, मतलब ओनली वन आपको लगाना पड़ेगा इधर, ठीक है। चलिए ओनली वन मैं इसका आंसर लगा देता हूं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि थर्ड आ जाएगा, पहली बात तो वन और थर्ड ऑप्शन में नहीं, दूसरी बात ये अलग टाइप का कंजंक्शन होता है, इसका मतलब ये होता है आपने कहा यहां तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और वहां वो ऐश कर रहा है, इस तरीके से, तो एक तरफ तो ये चीज हो रही है, दूसरी तरफ दूसरी चीज हो रही है, वो अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। यहां पर आपको बात करनी थी स्टोमच पेन होने के बावजूद भी वो बंदा मीटिंग पर गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ऐसे आपको मजा आ रहा है, बताइएगा, रेस्पॉन्स दीजिएगा, ऐसे क्लासेस और चाहिए आपको। क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, आप अपनी अप्रोच पहले लगा रहे हैं तसल्ली से, फिर मेरी अप्रोच सीख रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, क्लोज टेस्ट है, ये न्यू पैटर्न का क्लोज टेस्ट है। आप चाहें तो डायरेक्शन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है डायरेक्शन में, और आंसर दीजिए, आपके सामने ही है फटाफट। अब देखिए सुनिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना आपके सामने, जब भी ऐसा क्लोज टेस्ट आ जाए, ये आता है, मेंस का पैटर्न है, क्लोज टेस्ट का पैटर्न है, इसका मतलब पहले आप ये चेक करो ये ब्रैकेट में लिख क्या आ रहा है। तो आज पढ़ते हैं। सम ऑफ द वर्ड हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव। मतलब इसका ऑल्टरनेटिव आपको डालना है, इंपॉर्टेंट नहीं डाला तो इंपॉर्टेंट जैसा कोई एक वर्ड डालने का। आई बात समझ में, इंपॉर्टेंट नहीं डालना लेकिन इंपॉर्टेंट की तरह एक वर्ड डालने का। तो जब ऐसे क्लोज टेस्ट आपके सामने आ जाए तो मुझे लगता है पढ़ना बेकार है, पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं। कब पढ़ना पड़ेगा, जब कोई वर्ड कंफ्यूज करेगा तब। जैसे यहां पर देखो, सुनो, आपने कहा इंपॉर्टेंट, तो आपको इंपॉर्टेंट जैसा कौन सा वर्ड लग रहा है, मन से बताना, इंपॉर्टेंट जैसा कौन सा वर्ड है, पिवोटल। लो भाई बात खत्म, हटाओ उसको, लगाओ आंसर, गया है तो बन गया, ये लो आ गया आंसर। आई बात समझ में। यहां पर अगर आपको पता है इंपॉर्टेंट जैसा वर्ड, तो इंपॉर्टेंट जैसा वर्ड तो पिवोटल है। अब आप कहेंगे सर और भी कोई हो सकता है क्या, नहीं, एक ही होगा। दो क्यों होगा, दो हो जाएंगे, दो आंसर हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो पिवोटल, हाँ एक काम और हो सकता था, आपकी एक बात सही है, मैंने मान ली आपकी एक बात। आप ये सोच सकते हैं कि सर पढ़ लें क्या, एक बार पढ़ लो। क्यों पढ़ लो, सुनो, आपको ये भी तो देखना है यहां पर पार्ट ऑफ स्पीच क्या मांग कर रहा है। यहां पे बोल रहा है इट इज डैश, तो इसका मतलब ये यहां पे एडजेक्टिव की मांग कर रहा है, तो जो आंसर आप लगाओ वो भी एडजेक्टिव होना चाहिए। सपोज करो यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट का कोई सिनोनिम्स डाल देता, है ना, कोई और सिनोनिम डाल देता, नेसेसिटी, मान लो मैंने नेसेसिटी डाल दिया,
तो नेसेसिटी क्या हो जाएगा, नाउन, नाउन नहीं जाएगा, एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए ये एडजेक्टिव भी है और ये मीनिंग भी सेम है, लगा दिया, बात खत्म। चलो आगे, समझ रहे हो तुम लोग मेरी बात। तो ऐसे क्लोज टेस्ट में ये देखना, आंसर मार्क करना। आ जाओ, ये लो, पीर्स, पीर्स तो आपको पता ही होगा, हम उम्र, हम उम्र, पीर्स, पीर्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। हम उम्र की यहां पर बात हो रही है, क्या बात हो रही है सुनिएगा। अच्छा, पहले मैं देख लेता हूं यार पीर से रिलेटेड कौन सा वर्ड है। अगर मैं यहाँ पे गया वोकैबुलरी देख लें, ये क्या बीमारी है, हैं? ये भी बहुत अजीब बीमारी है। ओहो, ये तो बहुत गंभीर बीमारी है, ये बीमारी तो कभी देखी नहीं। हाँ, कन्वीवियल, यार कन्वीवियल पर्दे में आ रहा है, मीनिंग नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या, कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये क्वेश्चन है वोकैबुलरी बेस्ड, जिसको वोकैबुलरी आती होगी वही करेगा, नहीं तो दूर से सलाम। इसको क्या करना है, दूर से सलाम और साइड में से निकल जाना है स्किप करते हुए। ये क्वेश्चन हमारे लिए नहीं बना है, ये क्वेश्चन बना है नेगेटिव मार्क्स के लिए। आगे बढ़ जाओ। हाँ भाई, थर्ड, थर्ड किधर है, ये रहा, एंशियंट। क्या कह रहा है ये बंदा, एंशियंट कह रहा है। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब एंशियंट अगर ये बंदा कह रहा है तो एंशियंट का मतलब तो सभी को पता होगा। एंशियंट मतलब ओके, तो ओल्डन हो सकता है, हिस्टोरिक हो सकता है, ये नाउन है, पीछे ऐसा रखा है तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये जो एंशियंट है ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये तो नहीं आ सकता नाउन। और दूसरी बात, ये जो टाइम है ये खुद अपने आप में नाउन है, तो अपने बाद एक और नाउन नहीं लेगा, ओके, ये नहीं आएगा। ये आ सकता है एडजेक्टिव बन के, ये एडजेक्टिव है, आ सकता है। देखो, ओल्डन, हिस्टोरिक, इम्ब्यूड और इमेमोरियल सभी कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसको छोड़ दे तो, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो। बाकी आपको पता है ओल्डन का मतलब, आपको पता है हिस्टोरिक का मतलब, आपको पता है इमेमोरियल का मतलब। अब सुनिएगा आएगा क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको बोला जा रहा है फ्रॉम टाइम डैश, आगे देखो कोमा है, आपको बताना है पुराने समय से चला आ रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब भी तुमने कभी भी अभी तक जब भी तुमने हिस्टोरिक वर्ड पढ़ा तो हिस्टोरिक के बाद एक नाउन पढ़ा ना, जैसे हिस्टोरिक टाइम, हिस्टोरिक मूवमेंट। जब भी तुमने हिस्टोरिक पढ़ा तो आगे नाउन पढ़ा। क्या यहां पर हिस्टोरिक लिखने के बाद क्या यहां पे नाउन है, नहीं है, तो हिस्टोरिक नहीं आएगा। जब भी तुमने ओल्डन पढ़ा, ओल्डन एज, ओल्डन एरा, तो ओल्डन के बाद भी तुमने क्या पढ़ा, नाउन पढ़ा, तो इसका मतलब क्या है, ओल्डन भी नहीं आएगा। इम्ब्यूड, इम्ब्यूड तो आ ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाया हुआ एडजेक्टिव है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाया हुआ एडजेक्टिव अगर होता है तो उसके बाद नाउन तो चाहिए ही होता है, ये भी नहीं आ सकता। तो तुम क्या लगाओगे, इमेमोरियल लगाओगे, क्योंकि टाइम इमेमोरियल हो ना हो तुमने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। रीडिंग अगर तुम लोग करते आए हो, अगर कभी तुमने कोई ऐसा आरसी देखा है या कभी तुमने कोई हिस्ट्री रिलेटेड कोई भी अगर आर्टिकल पढ़ा होगा तो टाइम इमेमोरियल तुमने जरूर पढ़ा होगा। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल मतलब पुराने समय की बात यहाँ पे कर रहा है, तो इमेमोरियल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आंसर मेरा करेक्ट था, है ना। मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है, मैं बताऊंगा कौन सा गलत हुआ है, अभी तो सब सही चल रहा है। इमेमोरियल, अगर तुम्हें ये नहीं पता था, देखो 13% स्टूडेंट ने सही करा, मतलब इसके बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता था। एंशियर देख के उन्होंने हिस्टोरिक लगा दिया होगा, आई होप आप लोगों को भी हिस्टोरिक लग रहा होगा, लेकिन हिस्टोरिक के आगे नाउन चाहिए, नाउन नहीं है, टाइम पहले लग गया और आगे आपको एडजेक्टिव लगाने को बोल रहा है। एडजेक्टिव आप नाउन के बाद नहीं लगा सकते, पहले लगा देते तो चलता। तो ये आपकी गड़बड़ यहां हो गई, इसलिए इसका आंसर इमेमोरियल आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैक्रेड राइटिंग्स। ओके, तो सैक्रेड राइटिंग्स की बात हो रही है, मतलब पवित्रता की बात हो रही है, पवित्रता। ओके, पता है ना आप लोग को। अच्छा, तो ये आ सकता है क्या, रिवर्ट। पहले चेक करते हैं ये फॉर्म कौन सी है। देखो अगर तुम्हें पता हो, यहां पर रखा है फुल स्टॉप, यहां पर अब तुम्हें चाहिए होगा एक नाउन, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस है, नाउन से स्टार्ट होगा। ये वर्ब है, इसको हटा दे, वर्क्स है ना, पर्टी पर क्या लिखा हुआ, परिटेंस है ना, परिटेंस हो जाएगा, है ना। और ये क्या लिखा हुआ है, टॉम्स, ये क्या लिखा हुआ है, स्क्रिप्चर्स।
तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ इसके अंदर, थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाओ, तो देखो टॉम्स याद हो अगर आपको, तो हमने एक फिलर करा था जिसके अंदर नोबल वाला, याद करिएगा नोबल वाला मैं एक फिलर लेकर के आया था। तो नोबल वाले फिलर्स में मैंने आपको टॉम वोकैब सिखाई थी। टॉम का मतलब क्या होता है, टॉम एंड जेरी वाला टॉम नहीं है, ये ई लगा हुआ है। तो टॉम का मतलब मैंने आपको बताया था, कोई ऐसी बुक जिसमें डिटेल में सब कुछ लिखा हो, बिल्कुल डिटेल में, उसको अपन टॉम कहते हैं, है ना। आ सकता है वर्क्स का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आर्ट। तो यहां पर बात करते हैं, बात किसकी हो रही है, अब पढ़ना पड़ेगा। लाइक दी बाइबल और दी कुरान लेड आउट मोरल रूल्स दैट वर थॉट टू बी हैंडेड डाउन। अब देखो पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि अब मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर बात बाइबल और कुरान की हो रही है, तो आपको ही पता है ये स्क्रिप्चर्स होते हैं। तो हमें इसके साथ स्क्रिप्चर्स, अगर मैं यहाँ पर बात करूं वर्ड अगर मेरे को चूज करना होगा कोई बाइबल और कुरान के लिए, तो मैं स्क्रिप्चर्स यूज करूंगा। ये कोई कलेक्शन ऑफ आर्ट नहीं है, ये कोई आर्ट नहीं है बाइबल और कुरान कोई आर्ट नहीं है, ये एक होली बुक्स है ना। तो आप इसके लिए वर्क्स यूज नहीं कर सकते। इसका मीनिंग हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं बताओ, इसका भी कहीं ना कहीं लेना देना होता है बुक से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कुरान और बाइबल की। तो हम यहाँ पे स्क्रिप्चर्स की बात करेंगे, पुरानी किताबों की बात कर रहे हैं जो बहुत सालों से चली आ रही है, तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर से रिलेट हो जाएगा। और आपको पता होगा थीम जो चल रही है एंशियंट हो गया, ये थीम कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो स्क्रिप्चर्स आपको डालना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्क्रिप्चर्स हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर है, मजा आ रहा है। चलिए आगे, बस अपने आप कॉपी में लिखते जाओ तुम्हारे कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। लास्ट में तुम्हें चेक करना है, तुम मेरे साथ ये मॉक दे रहे हो तो तुम्हारे कितने मार्क्स आए, क्या एक्यूरेसी थी तुम्हारी, तुम्हारी अप्रोच क्या थी, मैं क्या अप्रोच दे रहा हूं, इसको इंप्लीमेंट करना है। अब इधर आ जाओ फिफ्थ में। फिफ्थ में बंदा क्या कह रहा है, फिफ्थ में बंदा क्या कह रहा है, कहा है रैंडम। ओके, तो आपको लगाना है रैंडम ओपिनियन। ओपिनियन नाउन है तो यहां पर एडजेक्टिव आएगा। और रैंडम से मिलता जुलता वर्ड तुम्हें याद है क्या, रैंडम से मिलता जुलता वर्ड याद है क्या? ये तो हो सकता है आप लोगों ने कभी पढ़ा ना हो, इसको छोड़ दो, है ना। परवर्स हो सकता है ये भी तुम्हें नहीं पता हो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। मैंने आपको हमेशा से क्या सिखाया है, अगर वोकैबुलरी नहीं पता तो छोड़ दो, लेकिन जो वोकैबुलरी पता है वो लगा करके देखो, वो बैठ रही है तो वो आंसर है। अगर मान लो सारी वोकैबुलरी नहीं पता होगी, मैं छोड़ दूंगा। मैंने सारी वोकैबुलरी को देखा, एक वोकैबुलरी मुझे आती है, मान लो एक आती है कोई, और बस वही मुझे फिट करनी है, वो फिट हो गई, मेरा आंसर आ गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको एक चीज सिखाना चाहूंगा, मैं आपको बहुत डिटेल में हर एक चीज इसलिए सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहता हूं कि प्रैक्टिकली मैं कैसे वर्क करता हूं एग्जाम में। देखिएगा, सुनिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 17 चल रहा है। तो 17 क्वेश्चन नंबर चल रहा है ना, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो अपन ने छोड़ा था, ये वाला। देखो ये छोड़ने के पीछे मेरा रीजन क्या था, ये छोड़ा है ना अपन ने क्वेश्चन, ये वाला, ये छोड़ने के पीछे मेरा रीजन ये था, ना मुझे ये वोकैब आती है, ना मुझे ये आती है, ना मुझे ये आती है, ना ये आती है, ना ये आती है, कोई भी वोकैबुलरी नहीं आती, तो मैं फिट करके देखूं कैसे, मैं कैसे अंदाजा लगाऊं। मान लो मुझे ये एक वोकैबुलरी आती थी सपोज करो, तो मैं ये उठा करके यहां रखता सेकंड में, फिर देखता बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, बैठ रहा होता तो लगा देता, नहीं बैठ रहा होता तो स्किप कर देता। अब मैं इस क्वेश्चन पे आया हूं, कौन सा क्वेश्चन है वो, इधर देखो, तुम चेक करो कि मेरी अप्रोच कितना कैलकुलेटिंग है ना, कितना कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दे रहा हूं मैं, है ना, मेरे को एक्यूरेसी से मतलब है। अब इधर आ जाओ, यहां पर देखो, मुझे इस वोकैबुलरी का मतलब नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका मतलब मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया, याद करो ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी, ऑस्ट्रेलिया बार बार वर्ल्ड कप क्यों जीत रहा है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्टनेस है उनके रूल्स में, उनके प्रिपरेशन में, है ना, वो स्ट्रिक्ट है। तो ऑस्ट्रेलियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट। ऑस्टेरिटी हमने पढ़ रखा है, तो ऑस्टेरिटी से ये वर्ब बनी हुई है, तो ये ऑस्टेरिटी इधर आ सकता है क्या, ये कह रहा है रैंडम रैंडम का मतलब क्या हो गया, कोई भी, तो स्ट्रिक्टनेस की तो बात ही नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। अर्बिट्ररी, अर्बिट्ररी पता हमारे को, अर्बिट्ररी पावर मतलब मनमानी पावर, अर्बिट्ररी का मतलब क्या था, मनमानी। ले भाई मनमानी आ गया, ये वोकैब का मतलब पता था, लगा दो। ऐसे होते हैं फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन या फिर क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन, समझे तुम लोग। जरूरी नहीं है मुझे सारी वोकैबुलरी आए, कोई बात नहीं, नहीं आ रही कोई बात नहीं, जो आ रही है वो लगा के देखो, बैठ गई तो बैठ गया आंसर, नहीं बैठी तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। लेकिन आपका ये फर्ज बनता है अभी वोकैबुलरी पढ़ो, याद करो, आगे बढ़ो। सिक्स, ये रहा सिक्स, मोटिवेशन। हाँ इधर मोटिवेशन, देखो मेरा ये गलत हुआ है,
लेकिन अभी मैं मेरे माइंडसेट से ही बताऊंगा मैंने क्या आंसर दिया था, है ना, जो मैंने सोच करके दिया था। अब मेरे को मोटिवेशन का नाउन है, ये नाउन लगाना है। देखो एन लगा हुआ है आर्टिकल, एन के बाद आपको पता है आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, मोटिवेशन का नाउन चाहिए। देखो पहले तो ये हटा दूं क्योंकि मुझे वोवल साउंड चाहिए, आर्टिकल एन है तो बाकी सारे वोवल है, वोवल है, ये नहीं आ सकता, ये नाउन नहीं है, ये नहीं आ सकता, ये एडजेक्टिव है। देखो ये एडजेक्टिव है ना, पीछे ए आर वाई लगा हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ए आर वाई, है ना, कंटेम्प्ररी, है ना, टेम्पररी, तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये नहीं आ सकता। मेरे हाथ में दो ऑप्शन बच गए, या तो इंटरेस्ट आएगा या तो इंड्यूसमेंट आएगा। तो मैंने इसका आंसर इंटरेस्ट लगाया था क्योंकि मैंने थोड़ा रीड करा था, क्योंकि मैं दोनों में फंस गया था, तो मैंने रीड करा, यहां से पहले मैंने इसको पकड़ा, नहीं मोर ओवर आ रहा है तो मुझे थोड़ा ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मोर ओवर कंजंक्शन होता है ना, थोड़ा ऊपर से पढ़ तभी फ्लो बनेगा। तो मैंने यहां से पढ़ा था, दे वर नॉट जस्ट समबडी रैंडम ओपिनियन, बोला जा रहा है ये जो चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं ऊपर जो बताई गई होंगी, दे कहीं ना कहीं बाइबल और कुरान की बात कर सकता है, तो ये कोई रैंडम ओपिनियन नहीं है। दे गेव ह्यूमैनिटी एंड ऑब्जेक्टिवली वैलिड कोड, इन्होंने एक वैलिड कोड दिए ऑफ कंडक्ट, मतलब वैलिड कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब इन्होंने बहुत वैलिड चीजें बताई है, ऐसे ही नहीं रैंडम आके ओपिनियन दे दिए, ऐसी कुछ बात यहां पर हुई होगी। मोर एवर मतलब एंड, मोर एवर का मतलब होता है एंड एवरीवन हैड एन डैश मोटिवेशन टू ओबे दैट, तो हर एक को एक इंटरेस्ट होना चाहिए इसको ओबे करने का। तो इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे सोच करके लगाया था और ये गलत हो गया, मुझे लगता है इसका अंदर इंड्यूसमेंट होगा, इंड्यूसमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा, मेरा आंसर गलत हो गया था, मैं इसका आंसर इंड्यूसमेंट लगा देता हूं। मैंने आंसर चेक नहीं करा था, आंसर चेक कर लेते हैं, इंड्यूसमेंट होगा, लेकिन मुझे पढ़ने में उस समय इंटरेस्ट लगा, मैंने लगा दिया, ये गलती है, ये मैंने मानी। अब मैं यहां से सीखा, अगर दो ऑप्शन में दिक्कत आ रही होगी, जो मुझे वो क्या पता, इंटरेस्ट देखो बैठेगा नहीं, इंटरेस्ट टू ओबे दैट, तो ओबे करने का इंटरेस्ट नहीं होगा, ओबे करने का इंटरेस्ट की वजह हमारे को ये रखना चाहिए था, मन में एक मोटिव होना चाहिए कि यार हम इसको ओबे करेंगे, है ना, रेस्पेक्ट वर्ड आना चाहिए, तो रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट का मतलब अपन चेक कर लेते हैं, देखिएगा इंड्यूसमेंट का मीनिंग क्या होता है, इंड्यूसमेंट विच मीन्स इग्नाइटेड और मोटिवेटेड, जो इग्नाइटेड और मोटिवेटेड हो किसी काम को करने के लिए, तो वो आएगा, ना कि इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरा एक गलत हुआ था क्वेश्चन, कोई बात नहीं। सेवेंथ पे चलते हैं, सेवेंथ का आंसर दो, देखो सेवेंथ का आंसर तुम लोग क्या दोगे। सेवेंथ में ये बंदा कह रहा है हीड, तो बोला जा रहा है सो एनी सेंसिबल पर्सन वुड हीड बाय द मोरल रूल्स दैट रिलीजियन टोट। ओके, तो वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। सो एनी सेंसिबल पर्सन की बात हो रही है, वुड डैश बाय द मोरल रूल्स दैट रिलीजन टोट, तो जो सेंसिबल पर्सन होगा वो वुड डैश करेगा, किसको, उन मोरल रूल्स को, तो मोरल रूल्स को वो क्या करेगा, अबाइड, तो अबाइड, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अबाइड का मतलब क्या होता है, किसी भी रूल का रेस्पेक्ट करना, पालन करना, फॉलो करना, तो अबाइड बाय बिल्कुल सेट बैठ रहा है, अबाइड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो इजी है क्वेश्चन, 60% स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है, लगा देते हैं अबाइड बाय। क्लियर है, ये क्लोज टेस्ट था, 7 क्वेश्चन थे, 7 में से एक छोड़ा, एक गलत हो गया, कोई बात नहीं, 7 में से एक छोड़ा, एक गलत हो गया, मतलब 6 अटेम्प्ट करे, एक गलत, मतलब मेरे मार्क्स आएंगे 5 सही, 4.75, 4.75 मार्क्स मैंने इस क्लोज टेस्ट से कमाए, बिना किसी टेंशन के, आराम से, मस्ती में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 21 पे एक बार नजर मारो, मैंने इसको स्किप कर रखा है, क्यों, क्योंकि फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब पे कभी भी चलते एग्जाम में हाथ नहीं मारना, फ्रेजल वर्ब मजबूरी में करने वाली चीज है, मजबूरी में, सब हो गया, पूरा पेपर हो गया, टाइम बच रहा है, तब फ्रेजल वर्ब पे कूदो, लेकिन ध्यान से, हो सके तो छोड़ दो, अगर नहीं आती है तो, आती है तो करो, क्या दिक्कत है, फ्रेजल वर्ब है, मैंने तो पहले आती ही देखते ही छोड़ दी, हटाओ इसको, ये भी फ्रेजल वर्ब है, देखो डिसाइड ऑन, डोज्ड ऑफ, क्रॉस्ड अप, कट अप, हटाओ इसको भी। अगला, अगली भी देखो फ्रेजल वर्ब है ना, लेकिन ये अपन कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, अगर आप चेक करोगे तो हमें एक फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पता है, गेट बाय। याद करो, जब मैं आपको एडिटोरियल करवा रहा हूं, तो मैं एक बीच में मैंने कुछ क्लासेस ली थी जिसमें मैंने आपको फ्रेजल वर्ब करवाई थी, उसमें गेट बाय भी था, गेट बाय,
तो गेट बाय का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? गेट बाय का मतलब हमने पढ़ा था किसी के सहारे जीना, मतलब खाने पीने के लिए यही है, इसी के ऊपर अपन डिपेंड है। तो गेट बाय हमने पढ़ा था, पर कोई नहीं, अभी मैं स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, फ्रेजल वर्ब स्किप करना है। ये क्या चीज आ गई है? अच्छा, ये तो अपने फेवरेट क्वेश्चन आ गए हैं भाई, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक काम करिए, आप सभी इसको रीड करिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। आप लोग इसको आराम से रीड करो, आपको आराम से टाइम दे रहा हूं मैं, वीडियो पॉज कर लो, रीड करो और मुझे इसका आंसर दो। वीडियो पॉज करके रीड कर लिया, ऑप्शंस देख लो, ये ऑप्शंस है, ठीक है। चलो अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है ये। दी ग्लोबल पॉपुलेशन वॉज अराउंड 1.6 बिलियन इन 1990, टुडे इट इज अराउंड 7.2 बिलियन एंड ग्रोइंग। बोला जा रहा है 1990 में इतनी बिलियन पॉपुलेशन थी, आज के टाइम पे इतनी है। रीसेंट एस्टिमेट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ predict a global population of 9.6 billion in 2050, 10.9 billion in 2000, सॉरी in 2100, ठीक है। तो यहां पर बात कर रहा है कि आगे एस्टिमेशन दे रहा है इतनी हो जाएगी 50 में, इतनी हो जाएगी 2021 में, मतलब 2100, मतलब 2100 में इतनी हो जाएगी, ठीक है यार। अनलाइक यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, अनलाइक का मतलब क्या है? अनलाइक का मतलब ये है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की तरह नहीं, इनके बिल्कुल अपोजिट। तो बोला जा रहा है जैसा कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में है, कैसा है? वेयर ओनली 3 to 4% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो बोला जा रहा है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में क्या है, 3 से 4% लोग ही एग्रीकल्चर के ऊपर एंगेज्ड है, डिपेंड है। अबाउट 47% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। तो बोला जा रहा है इंडिया के अंदर 47% लोग डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, लेकिन यूरोप और नॉर्थ में 3 से 4% ही है, दोनों अलग अलग बातें। वहां पे बहुत कम, यहाँ पे बहुत ज्यादा परसेंटेज। आगे बढ़ते हैं, बोला जा रहा है इवन इफ इंडिया कंटिन्यूज टू डू वेल इन दी सर्विस सेक्टर एंड दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिक्स अप, it is expected that around 2030 when India overtakes China as the world most populous country, nearly 42% of India population will still predominantly, पता है ना predominantly, अभी बहुत बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, मतलब primarily dependent on agriculture। तो देखो बोला जा रहा है even if, यदि इंडिया कंटिन्यू लगातार अच्छा करते रहे, किसमें? सर्विस सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, फिर भी स्टिल इसका जो सबसे बड़ा पोर्शन होगा, कितना पोर्शन? 42% का, वो फिर भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहेगा। ये था हमारा एक छोटा सा आरसी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या मांग रहा है अगला हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग, इन्फ्रेंस का क्वेश्चन मांग रहा है। इन्फ्रेंस हम क्या कर सकते हैं? मैंने आपको क्या सिखाया है? इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन में गलत को गलत करो, फिर सही वाला आंसर आपके पास चल करके आएगा। सीधा सही वाला ढूंढोगे, आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहले गलत वाला ढूंढ के गलत कर दो, फिर सही अपने आप निकल करके आ जाएगा। आ जाओ चेक करते हैं, आ जाइए देखिएगा मेरे साथ चलिएगा। देखो, द प्रोस्पेरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। तो यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है, हाँ हो रही है यार, इसको डाउट में रखो भी, ठीक है, डाउट में रखा। इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन इट्स एग्रीकल्चर, इंडिया की जो इकोनॉमी है, डिपेंडेंस की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है, हाँ भाई हो रही है, डाउट में रखो। इंडिया शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर टू कंट्रोल इट्स रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर कोई बात हुई कि यार पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, इसको कम करो, ऐसा कुछ बात हुई क्या? यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है? ये तो कंफर्म आपका गलत है, इसको हटा दो। इंडियाज फार्मिंग कम्युनिटीज शुड स्विच ओवर टू अदर ऑक्यूपेशन। क्या यहां पर ऐसी कभी बात हुई?
कि यार इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो दूसरे ऑक्यूपेशन में जाना, नहीं हुई, हटा इसको। या तो आंसर ए है या तो आंसर बी है। अब दोनों में ऐसा कौन सा वर्ड है जो मुझे अलग कर रहा है, जो गलत करेगा जो सही करेगा, ऐसा कौन सा वर्ड है, समझते हैं। कि यहाँ पे प्रोस्पेरिटी की बात हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर की, या यहाँ पे डिपेंडेंस की बात हो रही है। आप लोग दिल पे हाथ रख के बताओ, दिल पे हाथ रख के बताना, इस पूरे पैसेज के अंदर डिपेंडेंस की बात हुई है या प्रोस्पेरिटी की बात हम सोच रहे हैं। हम यहाँ पर डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। इंडिया की फिर भी ज्यादातर इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहेगी। इसने यही तो कहा, चाहे इंडिया कितना भी सर्विस सेक्टर के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आगे बढ़ जाए, फिर भी स्टिल प्रीडोमिनेटली डिपेंडेंट और एग्रीकल्चर। तो अगर इंडिया डिपेंड है तो इकोनॉमी भी तो डिपेंड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा। ये चीज मैं आपको सिखाना चाहता था, बड़े आराम से करना है। ऑप्शंस पढ़े, ये आपको लग रहा है इसका भाई बहन है, साइड में रखो। ये बिल्कुल दूर के रिश्तेदार थे, इनको दूर करो। अब भाई बहन में से कौन सा बेस्ट इसमें फिट हो रहा है उसको ले लो। ये डिपेंडेंट वाला फिट हो रहा था, आंसर आ गया। चलो आगे, खत्म खेल, लगा देते हैं आंसर बी। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। तो इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, है ना। ऑप्शन दिखा देता हूं मैं तुमको। पैराग्राफ पढ़ लिया तुमने, ये लो ऑप्शंस देख लो, ये लो ये ऑप्शंस है। हो गया, वीडियो पॉज करके देख लिया। ये लो, अब मैं तुमको आंसर टिक ना हो जाए। हाँ, अब जब तुम इसको रीड कर रहे थे तो तुम्हें थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, तुम आज सुन। देखो, जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था, जब मैंने इसको क्लास को बनाया था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये क्लास में बना चुका हूँ, पर उस समय मेरी सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड हुई थी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। आज फिर मैं वापस से बना रहा हूँ क्योंकि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, जो हम सीखते हैं वो इंप्लीमेंट करने का मौका मिला है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। आ जाओ, देखो मैंने 6 मिनट लिए थे एक्सप्लेन करने में लास्ट टाइम, अब एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। जब तुम पढ़ रहे हो टफ लग रहा है तुमको, देखो कैसे पढ़ना है, सुनो। आपने पढ़ा द नीड फॉर द नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस। तो बोला जा रहा है जो नीड है, नीड फॉर नॉलेज की जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन के लिए। ये कोमा हटा दूं, ऑफ ह्यूमन नेचर इज ग्रेट जस्ट बिकॉज द टीचर एटीट्यूड टू सब्जेक्ट मैटर इज सो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पीपल। ये तुमने लाइन पढ़ी, टफ लाइन है, इजी नहीं है। पहले वाला बहुत इजी था, पढ़ते ही हिंदी हो रही थी, पढ़ा ट्रांसलेट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो टफ होंगे। आपने एक लाइन पढ़ी, पता चल रहा है टफ है, तो अब है ना सेंटेंस काटना स्टार्ट करो, मेन वर्ड पे फोकस करो। अगर तुमने ये वर्ड पढ़ा, मतलब तुमने पूरी लाइन पढ़ी, तो हो ना हो तुम्हें ये बात पता चल गई, टीचर का जो एटीट्यूड होता है टू सब्जेक्ट मैटर इज सो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पीपल। उन पीपल से उनका एटीट्यूड अलग होगा, टीचर का एटीट्यूड पीपल से अलग होगा, क्योंकि टीचर सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उसका एटीट्यूड उस सब्जेक्ट को लेकर के अलग होगा। ये बात तुम्हें पल्ले पड़ गई। अब आगे बढ़ो मेरे साथ। द टीचर प्रेजेंट इन एक्चुअलिटी what the pupil represent only in poses। तो बोला जा रहा है द टीचर प्रेजेंट इन एक्चुअलिटी, जो टीचर होगा वो एक्चुअलिटी में प्रेजेंट करेगा। द पीपल रिप्रेजेंट ओनली इन पोजेस, लेकिन जो पीपल होंगे वो ओनली इन पोजेस। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे पोजेस नहीं है, पोज, तो मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, लेकिन हमें ये तो पता चल रहा है कि टीचर है ना एक्चुअलिटी के ऊपर जाएगा, और जो पीपल है वो उसको हल्का फुल्का रिप्रेजेंट करेगी। इस तरीके से तुम समझ लो, ओनली वर्ड लगा हुआ है। आगे आ जाओ, दैट इज दी टीचर ऑलरेडी नोज दी थिंग्स विच द स्टूडेंट इज ओनली लर्निंग। बोला यहां पर जा रहा है दी टीचर ऑलरेडी नोज दी थिंग्स, टीचर को तो सारी बातें पता होंगी, विच द स्टूडेंट इज ओनली लर्निंग, और जो स्टूडेंट होगा वो तो सिर्फ सीख रहा है, लेकिन टीचर को सब पता है। स्टूडेंट सीख रहा है, टीचर को सब पता है, ऐसा समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। Hence the problem of the two is radically unlike। देखो टफ लाइन थी, मैंने आपको क्या कहा, जब भी आपको लगे टफ जा रहा है सेंटेंस, तो आप सेंटेंस को तोड़ दो, मेन वर्ड को कैप्चर करो। यहां पर क्या कह रहा है, hence the problem of the two is radically unlike। दोनों की प्रॉब्लम क्या है, अलग अलग है। अनलाइक, रेडिकली अनलाइक, दोनों की प्रॉब्लम क्या है,
बहुत ज्यादा अलग अलग। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे आओ। व्हेन एंगेज्ड इन दी डायरेक्ट एक्ट ऑफ टीचिंग, द इंस्ट्रक्टर नीड्स टू हैव सब्जेक्ट मैटर एट हिज फिंगर्स एंड। अब ये लाइन क्या थी समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। His attention should be upon the attitude and response of the pupil। तो बोला जा रहा है उसकी जो अटेंशन होती है वो पीपल का एटीट्यूड कैसा, रेस्पॉन्स कैसा, उस पर डिपेंड करता है। मान लो मैं तुमको कुछ सिखा रहा हूं, तुम्हारा रेस्पॉन्स आएगा सर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं और जोर दूंगा। तुम बैठे हुए मस्त अपना देखे जा रहे हो, तो मैं पढ़ाते जाऊंगा, तो उसका जो रेस्पॉन्स होता है टीचर का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हिज अटेंशन, उसका जो अटेंशन होगा शुड बी अपॉन द एटीट्यूड, उन पीपल के जो उसको देख रहे हैं, जो पीपल उसको, जो स्टूडेंट सुन रहे देख रहे हैं, उनके एटीट्यूड पे और उनके रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। टू अंडरस्टैंड द लेटर इन इट्स इंटरप्ले विच सब्जेक्ट मैटर हिज टास्क। सुनिएगा, टू अंडरस्टैंड द लेटर, लेटर मतलब दो बातें बोलिए, दूसरे को अगर तुमको समझना है, इट इज इंटरप्ले विद सब्जेक्ट मैटर इन इज हिज टास्क। छोड़ दो, ये लाइन टफ है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा काटते हुए आगे निकलते। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं, मतलब ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगी, आप क्या करेंगे वहां, एक बार ही पढ़नी है, आई ठीक है, दूसरी बार दिमाग मारो, आई ठीक है, कोई बात नहीं, स्किप करके आगे निकलो। आपने यहाँ पे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा, अगर आंसर बने तो लगाना, नहीं तो स्किप करके। अगर आपको लग रहा है आधे में यार बहुत ऊपर से जा रहा है, नहीं पल्ले पड़ रहा, तो आधे में स्किप करके आगे भाग जाओ। ये क्वेश्चन टाइम वेस्ट करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे और चीजें बताता हूं। वाइल द पीपल्स माइंड naturally should be not on itself but on the topic at hand। तो यहां पे बोला जा रहा है जो पीपल का माइंड होता है नेचुरली शुड बी नॉट ऑन इटसेल्फ, मतलब उनके खुद के ऊपर नहीं होता है इटसेल्फ, बट ऑन द टॉपिक एट हैंड, उनका टॉपिक के ऊपर वो दिमाग होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं, मान लो कोई सीख रहा है तो है ना, वो टॉपिक के अंदर ही घुसा रहेगा, टॉपिक को सीखने की कोशिश करेगा, स्ट्रगल करेगा, ऐसी यहाँ पे बात की जा रही है। और टू दी स्टेट दी सेम पॉइंट इन दी समवॉट डिफरेंट मैनर, बोला जा रहा है या तो अगर इसी सेम पॉइंट को, जो सेम पॉइंट गिना है, इसी को अलग तरीके से कहूं तो दी टीचर शुड बी ऑक्यूपाइड नोट विथ सब्जेक्ट मैटर इन इटसेल्फ। तो बोला जा रहा है टीचर ऐसा नहीं अपने आप में लगा हुआ है, अपने आप क्वेश्चन आया, अपने आप क्वेश्चन सोल्व करा, चले गया घर, अपने आप में ही लगा हुआ है, अपने आप को ही पढ़ा के चले गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। The teacher should not be occupied not with subject matter in itself, but in its interaction with the pupils present needs and capacity। तो लोगों को क्या चाहिए और उनकी कैपेसिटी क्या है, उस अकॉर्डिंग उसको अपना इंटरेक्शन रखना चाहिए। हैंस, इसीलिए देयरफॉर और हैंस सेम होते हैं, तो हैंस सिंपल स्कॉलरशिप इज नॉट इनफ। तो जो सिंपल स्कॉलरशिप होती है वो इनफ नहीं है। स्कॉलरशिप का मतलब तुम क्या कह सकते हो, जो सिंपल टीचिंग समझ लो तुम, जो सिंपल टीचिंग है वो इनफ नहीं है, आपको देखना पड़ेगा दोनों को। ये नहीं कि आप अपने में आए, मन में पढ़ा, समझाया, चले गए, दोनों को देखिए, इंटरेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। अब आ जाइए, चलते हैं आंसर पे। आंसर क्या कह रहा है सुनिएगा बहुत ध्यान से, आंसर क्या कहता है। ये आंसर सही हुआ था? हाँ, आ जाओ मैं आपको बताता हूं, सुनिए। देखिए पहले मैं पढ़ रहा हूं, सिंपल स्कॉलरशिप इज लूप साइड इन इट्स फोकस। तो बोला जा रहा है जो सिंपल स्कॉलरशिप है उसके लूप साइड है। हाँ यार हो सकता है, स्कॉलरशिप की बात हो रही है, सिंपल स्कॉलरशिप को नेगेटिव दिखाया गया, सिंपल स्कॉलरशिप इनफ नहीं है, मतलब नेगेटिव दिखाया गया उसको। थोड़ा सा है ना, मैं इसको नीचे कर लेता हूं, जो थोड़ा क्वेश्चन भी तुमको दिखता रहे। अब आ जाओ, तो ये तो आंसर हो सकता है, डाउट में रख रहा हूं, है ना, जब तक मैं सब नहीं पढ़ लेता मैं आंसर तक नहीं पहुंच सकता। आगे बढ़ता हूं। सिंपल स्कॉलरशिप माइट ओवरलुक, जो सिंपल स्कॉलरशिप होती है ना वो ओवरलुक कर सकती है दी सब्जेक्ट मैटर एंड दी फोकस प्योरली ऑन दी स्टूडेंट, और उसका जो पूरा फोकस होता है वो किस पे होता है, स्टूडेंट पे होता है। देखो सुनो, सिंपल स्कॉलरशिप माइट ओवरलुक दी सब्जेक्ट मैटर, जो सिंपल स्कॉलरशिप होगी ना वो सब्जेक्ट मैटर को तो इग्नोर कर देगी, लेकिन पूरा फोकस का स्टूडेंट पे होगा। नहीं, वो ये कह रहा है कि बट इन इट्स इंटरेक्शन विद द पीपल्स प्रेजेंट नीड्स एंड कैपेसिटी, उसका इंटरेक्शन सिर्फ सब्जेक्ट मैटर पे नहीं होना चाहिए, लोगों पे होना चाहिए। तो ये आंसर तो गलत है, कंफर्म गलत कर सकता हूं।
बताइएगा, कंफर्म गलत कर सकता हूं ये वाला आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ना है एक बार, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है। रिकॉर्डेड में यही है, लगातार बोलना पड़ता है ना, कोई बात नहीं, आ जाइए। तो ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है। इधर सिंपल स्कॉलरशिप, इसको 1 मिनट के लिए हटा दे। सिंपल स्कॉलरशिप माइट नॉट प्लेस इनफ एम्फेसिस ऑन स्टूडेंट नीड्स। ये आंसर बहुत स्ट्रांगली टच हो रहा है, पर सब पढ़ूंगा। सिंपल स्कॉलरशिप विल ऑलवेज बी लूप साइड इन नेचर बिकॉज ऑफ इट्स एम्बिगस स्टैंड ऑन प्रॉब्लम्स। क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात हो रही है? हम यहाँ पे अटेंशन फोकस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये नहीं लगा सकते। मुझे सी एक बहुत बढ़िया आंसर मिल रहा है ना। सिंपल स्कॉलरशिप का एक नैरो फोकस होता है जिससे कि आप इनफ एम्फेसाइज नहीं कर सकते स्टूडेंट की जरूरतों को। ये आंसर सी है क्या? सी इसका करेक्ट आंसर है। बताइए आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये रहा इसका करेक्ट आंसर। 25% स्टूडेंट ने आंसर सही करा है। मतलब स्टूडेंट को पैराग्राफ टफ लगा दिया आंसर, जो मन करा लगा दिया। नहीं, अगर आपको टफ लग रहा है पैराग्राफ, रुकना है, टुकड़ों टुकड़ों में सेंटेंस को पढ़ना है, मेन वर्ड, मोटे मोटे वर्ड उठाने, समझने की कोशिश करनी है, ऑप्शंस पे आना है। ऑप्शंस पे आने के बाद जरा सा भी टच लगे उस ऑप्शन को रोक दो। ये बिल्कुल टच से बाहर जा रहा था, काट दिया। ये बिल्कुल मिल गया, आंसर लगा दिया। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं। कौन सा क्वेश्चन था ये? आई थिंक 24 था। ये हो गया अपना आंसर, इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लो, इसको बनाओ। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जल्दी से बनाओ। बना लिया? वीडियो पोस्ट करने का था आपको, वीडियो पोस्ट करके बनाओ। अब आपको समझ में आ रहा है? अभी मान लो टाइमर होता, क्या मैं ऐसे समझा पाता? नहीं समझा पाता, है ना। अभी वीडियो पोस्ट करके आप एक बार पढ़ोगे, फिर आप अपना दिमाग लगाओगे, ऐसे आपको पता चलेगा अप्रोच क्या होती है। अब ये क्वेश्चन मेरे सामने एग्जाम में है, मैं कैसे पढ़ रहा हूं? मैं ऐसे पढ़ रहा हूं। एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सेरोटोनिन levels in the human body is known to significantly enhance the mood of the person and in some cases help people overcome depression। क्या क्या कह रहा है? अगर इंक्रीज आएगा इसके लेवल के अंदर, तो ये ह्यूमन बॉडी में जाकर के मूड को एनहेंस कर देगा और ये कुछ कुछ केसेस में डिप्रेशन को ओवरकम करता है। ठीक है भाई। सेरोटोनिन टेकन ओरली डज नॉट पास इनटू द पाथवे। तो बोला जा रहा है अगर सेरोटोनिन को अगर तुम डायरेक्ट ले लोगे तो ये डज नॉट पास इनटू दी पाथवेज, तो ये पाथवेज से नहीं निकलेगा। ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पाथवेज है उसमें से डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा। बिकॉज, क्यों नहीं निकल पाएगा भाई? बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए निकल नहीं पाएगा। ठीक है भाई। हाउएवर, हालांकि ये हो गई नेगेटिव बात, नहीं निकल पा रहा, नहीं जा पा रहा। अब देखते हैं ये क्या बोला है। ट्राइप्टोफैन ट्राइप्टोफैन ही बोला ना, हाँ। ट्राइप्टोफैन एंड इट्स मेटाबोलाइट 5 हाइड्रोक्सी ट्राइप्टोफैन फ्रॉम विच सेरोटोनिन इज सिंथेसाइज्ड। अच्छा, ओके। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि ये जो ट्राइप्टोफैन है और इसका जो इनने आगे बोला 5-HTP, इसमें से जो सेरोटोनिन है उसको सिंथेसाइज किया जाता है। डज क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। दीज एजेंट्स, कौन से एजेंट्स? कौन सी बात हो रही है यहां पर? ये एक तो ये और इसी का मेटाबोलाइट, एक तो ये एक ही खुद। तो दीज एजेंट, ये दोनों की बात हो रही है, आर अवेलेबल एज डाइटरी सप्लीमेंट एंड मे बी इफेक्टिव सेरोटोनर्जेनिक, ये लिखा ना, हाँ, सेरोटोनर्जेनिक एजेंट्स। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ठीक है, पढ़ लिया, आ गया। थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड है। आज जो चलते हैं ऑप्शंस पे, बहुत ध्यान से बताइएगा मुझे। फर्स्ट बंदा क्या कह रहा है? फर्स्ट कह रहा है इंडिविजुअल्स हु डू नॉट कंज्यूम इनफ ट्राइप्टोफैन
कैन डेवलप डिप्रेशन, सॉरी डिप्रेसिव टेंडेंसी। बोला जा रहा है वो लोग जो डू नॉट कंज्यूम इनफ, जो ज्यादातर मात्रा में इसको नहीं लेते हैं, कैन डेवलप, वो डेवलप कर सकते हैं डिप्रेसिव टेंडेंसी। उनको डिप्रेसिव टेंडेंसी हो सकती है क्या? इसने कहा ओवरकम कर सकते हो आप, ये कह रहा है हो सकती है। देखो उसका प्रूफ नहीं है कि उसको हो जाएगी, कम करने के लिए ये तो है, लेकिन ये प्रूफ नहीं है कि उसको हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या है? ये आंसर तो मैं नहीं लगा सकता। इंडिविजुअल्स हु कंज्यूम ट्रैप्टोफैन कैन मेटाबोलाइज इनफ सेरोटोनिन एंड डू नॉट रन द रिस्क ऑफ डिप्रेशन। क्या कहा जा रहा है? जो कंज्यूम करता है इसको, कैन मेटाबोलाइज इनफ, हाँ ठीक है, वो इनफ यहां पे मेटाबोलाइज कर लेता है सेरोटोनिन को, एंड डू नॉट रन द रिस्क ऑफ डिप्रेशन, और उसको डिप्रेशन की रिस्क नहीं होती है। ये आ सकता है डाउट में रखो। कंजम्पशन ऑफ सेरोटोनिन लैस्ड फूड कैन हेल्प क्योर डिप्रेशन इन सम केसेस। यार ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा है, लेकिन एक बात आप लोग समझना, इसने कहा कंजम्पशन ऑफ सेरोटोनिन, तो इसने क्या कहा था? सेरोटोनिन पास नहीं होगा आपका, सेरोटोनिन इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप ये और ये लेते हैं, ये और ये लेते हैं, जो कि बना होता है इससे, है ना, जो कि बना होता है इससे, तो आप इसको बोल सकते हैं ये सेरोटोनिनजेनिक एजेंट होते हैं। तो मतलब डायरेक्ट अगर आप इसको, इससे लेस्ड फूड अगर आप खाएंगे, लेस्ड का मतलब जिस फूड के अंदर ये डायरेक्ट डला हुआ है, तो आप इसमें कुछ केसेस के अंदर डिप्रेशन से क्योर नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मना करा है। आई बात समझ में? ऊपर बोला तो है, देखो सेरोटोनिन लेवल जो होता है, अगर ये इंक्रीज हो गया, लेवल इंक्रीज हो गया, ये नहीं कहा खाने से इसका लेवल इंक्रीज, ये लेने से भी तो इंक्रीज हो सकता है। समझ लो, लॉजिकल, थोड़ा लॉजिकल सोचने का। यहां पर इसने क्या लिखा? डायरेक्ट ये खाने से क्या हो जाएगा? आपका डिप्रेशन सही हो जाएगा। ये तो नहीं कह रहा डायरेक्ट ये खा सकते हो, ये तो डायरेक्ट क्रॉस ही नहीं होगा, कैसे खा सकते हो? इसके बारे में तो नेगेटिव बात लिखी हुई है, तभी तो हाईवर लगा करके आपने पॉजिटिव बात लिखी। ये आंसर नहीं हो सकता, मैक्सिमम स्टूडेंट इसके साथ गए होंगे। देखो डी ऑप्शन क्या कह रहा है? ट्रैप्टोफैन इज एन इफेक्टिव एजेंट दैट कैन हेल्प क्योर डिप्रेशन इन सम केसेस। देखो ये भी बंदा सेम बात कह रहा है लगभग, देखो ये भी सेम बात कह रहा है और ये भी सेम बात कह रहा है, लेकिन इन दोनों में से मेरा बेस्ट आंसर कौन सा होगा, आप लोग ये बताइए। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, साफ सुथरा कर देता हूं। देखो सुनो, फर्स्ट वाला क्यों गलत हो गया? फर्स्ट वाला क्योंकि आपने कहा अगर ये खा लोगे आप, तो आप डिप्रेशन टेंडेंसी को डेवलप कर लोगे। ये तो उल्टी बात कर रहा है भाई, नहीं सॉरी, कह रहा है ये नहीं खाओगे तो डिप्रेशन आपको हो जाएगा। क्या पता हो जाएगा, बताया थोड़े ना, नहीं खाने से नहीं होता है, नहीं खाने से होता है, ये तो नहीं बोल सकते ये गलत हो गया। इंडिविजुअल हु कंज्यूम, तो यहां पर ये बात हमें लग रही है ये आंसर हो सकता है, क्योंकि डिप्रेशन से बचाएगा। ये क्या कह रहा बंदा? ये कह रहा है डायरेक्ट अगर तुमने ये खाया, अगर तुमने इसका कंजम्पशन कर लिया, तो तुम डिप्रेशन से बच सकते हो। ये आंसर गलत है, डायरेक्ट इसको तुम कंज्यूम ही नहीं कर सकते। अगर तुमने ये खाया तो तुम कुछ केसेस में डिप्रेशन से बच सकते हो, कुछ केसेस में। ये आंसर परफेक्ट है, ये आंसर परफेक्ट है। ऑफ कोर्स आंसर नंबर डी परफेक्ट होगा, क्योंकि हम सम केसेस की बात करते हैं, हम गारंटी नहीं दे रहे। कुछ केसेस की बात हुई थी यहाँ पर ऊपर, कुछ केसेस, है ना। अगर इसका लेवल बढ़ा तो, ये खाना वाने की बात नहीं हो रही, ये लेवल बढ़ा तो, अब ये लेवल कैसे बढ़ेगा? ये खाने से। तो तुमने खाया, इसके कारण यहाँ पर ये हेल्प कर सकता है कुछ केसेस में कि आपको डिप्रेशन से बचा ले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। आई होप आपको क्लियर होगा। ये थे कुछ शानदार इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, 3 ही थे ये जहां तक मुझे ध्यान है, हाँ 3 ही थे। अब ये आपके सामने आ गया पैराजंबल। पैराजंबल को करते हैं अपन। पैराजंबल से पहले ये ले लेते हैं, ये क्या चीज है, इसको ले लेते हैं। पैराजंबल से पहले ये आपके पास है चूज द ऑल्टरनेटिव दैट रिफ्लेक्ट ग्रामेटिकली एंड, अच्छा वर्ड यूजेस वाले क्वेश्चन है। आज वर्ड यूजेस वाले क्वेश्चन करते हैं, आपके पास टाइम है, आप भी पढ़ो और मुझे आंसर दो। वर्ड यूजेस वाले क्वेश्चन है, इसको जल्दी से निपटाते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो टाइम हो गया है 8:30 हो गई है, मुझे 9 बजे क्लास अपलोड करनी है ना। अभी ताजी ताजी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 9 बजे अपलोड होगी। आ जाओ। ये क्या कह रहा है बंदा?
ये कह रहा है दी RSS इज द प्रेशरिंग दी मोदी गवर्नमेंट टू ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस, एन के बाद ऑर्डिनेंस सही है, टू अनेबल दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल। बिल्कुल सही है यार, ए तो सही है। क्या बात होगी, हाँ ए तो सही है। मतलब या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। ठीक है, बी को पढ़ता हूं। दी लोकसभा इलेक्शन शुड बी वोन ऑन दी दर्थ ऑफ गुड गवर्नेंस। दर्थ का मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, मुझे पता है नेगेटिव होता है। वैसे एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो किसी भी चीज की कमी होता है, दर्थ मतलब नेगेटिव होता है, किसी भी चीज की कमी। तो अगर गुड गवर्नेंस की कमी होगी तो तुम कैसे जीतोगे इलेक्शन? तो बी वाला आंसर गलत है। अगर बी गलत तो ये ऑप्शन गलत। ए के साथ सी आई नहीं रखा तो सी को पढ़ना क्यों? गलत ही होगा, आंसर ए लगा दो। अगर तुमको याद हो तो केडेंस, मैंने आपको ये बता रखा है केडेंस को याद करने का तरीका। के तरीके से डांस करना, के तरीके से डांस करने का मतलब क्या है? रिधिम में डांस करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिधिम हो जाएगा, है ना, रिधम। केडेंस का मतलब क्या होता है? रिधिम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ओनली ए हो जाएगा। ओनली ए लगा देते हैं। देखो ओनली ए, केडेंस का मतलब दिया है क्या इन्होंने? केडेंस का मतलब रिधिम दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगेन करेक्ट यूजेज ही तुम्हें बताना है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो हमारे को इस वोकैबुलरी का मतलब नहीं आता, इसका नहीं आता, तो हम छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, बाय ऑप्शंस भी जा सकते हो तुम। ऑप्शंस की हेल्प लो, एग्जाम में तो ऑप्शंस आएंगे ना, ऑप्शंस की हेल्प लेना सीखो। इधर आओ, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? रिलेंट। तो आपको पता है अपन ने पढ़ रखा है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस तुम्हें पता ही होगा। देखो रिलेंट और फिर लेस मतलब अड़ा हुआ है, लगा हुआ है, जिद्दी है, रिलेंटलेसली प्रिपरेशन कर रहा है, उसको अपन रिलेंटलेस कहते हैं। तो मोदी शुड रिलेंट फॉर ही विल फेस द एक्यूजेशन ऑफ रीपिंग अ रिलीजियस इशू फॉर इलेक्टोरल डिविडेंड। यार ये तो समझ में नहीं आ रहा सही है गलत है, बात पल्ले नहीं पड़ रही, कोई बात नहीं। हिज पार्टी फेसेस द चार्ज, कोई चीज फेस करने की बात हो रही है, मतलब कोई नेगेटिव चीज फेस कर रहा है। अम्मी केबल याद हो तो, अम्मी सिर्फ तेरी नहीं है, अम्मी केबल। अम्मी केबल कैसे याद रखा था? अम्मी सिर्फ तेरी नहीं है मतलब अम्मी सबकी, सबकी अम्मी एक बराबर है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? अम्मी केबल का मतलब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ब्रदरहुड, भाईचारा, पॉजिटिविटी, हमने इस तरीके से पढ़ा था। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव वर्ड है तो हिज पार्टी फेस द चार्ज ऑफ एमिकेबल कमिटमेंट, तो ये कमिटमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव चीजों को फेस क्यों करेंगे? बी आंसर कॉन्टेक्चुअली आपका गलत हो गया, तो बी वाला आंसर नहीं होगा, ये आंसर हटा। आ रही है बात समझ में? कभी कभी मॉक में थोड़ी सी होशियारी दिखाया करो, बाय ऑप्शन जाया करो। सी को चेक करते हैं, कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी नाउ, कॉम्प्लेसेंसी का मतलब क्या होता है? आइडिया होता है क्या? चेक करते हैं। फॉर अ पार्टी लुकिंग टू रोम देयर इज अ इनफ होमवर्क एट हैंड एंड नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी नाउ। कॉम्प्लेसेंसी एग्जैक्ट बैठ नहीं रहा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कंसेप्ट आइडिया से याद आ रहा है। चेक कर लेता हूं एक बार। कॉम्प्लेसेंसी, अच्छा सेल्फ एडमिरेशन, ठीक है ठीक है ठीक है, सेल्फ एडमिरेशन, ठीक है ओके। चलिए, तो देखो मुझे इसका मीनिंग पता था, हालांकि रिलेंट का मतलब होता है मिटिगेट अ हार्श एटीट्यूड, है ना। और कॉम्प्लेसेंसी का मतलब पता था लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता था। एमिकेबल का मतलब पता था फ्रेंडली, फ्रेंडली एलिमिनेट हो गया टोन के कारण और मेरा आंसर ऑटोमेटिक आ गया। तो वोकैब वाले क्वेश्चंस जिसमें वोकैब नहीं पता होती तो बाय ऑप्शन चले जाते हैं। पर इसको बनाते हैं, देखो इन्यूर, क्या पता यार इन्यूर क्या होता है? इन्यूर का मतलब मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा। ऐसा होगा कुछ एक वोकैबुलरी ऐसी आएंगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी, फिर आप बाय ऑप्शन जाओ, देखो बन रहा है क्या। वॉलेंटरी सबको पता होगा, मैंडेटरी सबको पता होगा। आज जो पढ़ते हैं, टीयर 1 अकाउंट इज अ पेंशन अकाउंट दैट इज मैंडेटरी एंड नॉट विड्रोवल। तो ये मैंडेटरी हो रहा है, इसको आप विड्रोवल नहीं कर सकते, मतलब बंद नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। टीयर 2 इज अ वॉलेंटरी सेविंग अकाउंट, सब्सक्राइबर कैन विड्रो, बिल्कुल सही है, वॉलेंटरी है। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से। तो बी और सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑल आंसर है ही नहीं ऑप्शन में। अगर ऑल होता, मान लो ऐसा ऑप्शन भी होता ऑल, ए बी और सी, तब मैं आंसर नहीं लगा पाता, क्योंकि बी और सी भी हो सकता था, ऑल भी हो सकता था, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, तो मैं कैसे मान लूं ये सही है गलत है? तो ये और उसमें कंफ्यूजन फंस जाता। तो अभी मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, इस खुशी में मैं ये ऑप्शन लगा सकता हूं
मैंने ऐसे ही अटेम्प्ट करा हुआ है, देख लो। हाँ, अटेम्प्ट नहीं करा क्या मैंने? हो सकता है टाइम हो गया उस समय, तो इसका आंसर क्या होगा? बी और सी होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ना, हो सकता है टाइम हो गया उस समय। ये क्या कह रहा है बंदा? अच्छा, ये भी वही कह रहा है। स्टेशनरी आप सभी को पता होगा, आई होप आप लोग स्टेशनरी के बारे में जानते होंगे। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? रुकी हुई है कोई चीज। स्टेशनरी तुम्हें पता होगा। डिसगाइज, डिसगाइज तुम्हें पता होगा। डिस्यूएड का मतलब भी तुम्हें पता होगा। डिसगाइज का मतलब नेगेटिव होता है, डिस्यूएड का मतलब भी नेगेटिव होता है। मतलब एक होता है एनकरेज करना, परसुएट, परसुएट का अपोजिट होता है डिसुएट, परसुएट का अपोजिट डिसुएट। आ जाओ चेक करते हैं, इससे चेक कर रहा हूं। साइक्लोन वायु रिमेन्स प्रैक्टिकली स्टेशनरी, सेज आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, हो सकता है ये वाला आंसर। तो आ डिवीजन बेंच डायरेक्टेड दी ममता बनर्जी लेड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो जो डिवीजन बेंच था उन्होंने ममता बनर्जी को क्या कहा? टू डिसगेस द स्टेप्स टेकन फॉलोइंग द अटैक। नहीं, तो अगर जो बेंच है वो यहां पर कुछ भी नेगेटिव स्टेप उठाने को नहीं बोलेगी। दी स्टेप टेकन फॉलोइंग दी अटैक, तो अटैक के खिलाफ नेगेटिव कुछ भी चीज वो उठाने को नहीं बोलेगा। तो ये तो कॉन्टेक्चुअली गलत है। एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। दी बेंच आस्क्स द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसुएडेड, मतलब डिसुएडेड का मतलब क्या होता है? डिस्करेज करना। परसुएड का अपोजिट होता है। टू दी बेंच आस्क्स द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसुएडेड द स्ट्राइकिंग डॉक्टर्स टू रिज्यूम वर्क। रिज्यूम वर्क मतलब उनको काम करने से मना करो। मना करने को क्यों कहेगा? मतलब सी गलत है, सी गलत है, ये गलत है, ओनली सी गलत है ना? बी भी गलत है, इसका आंसर ओनली ए होना चाहिए। बी क्यों गलत है? क्योंकि नेगेटिव कोई भी बेंच जो होगा नेगेटिव काम करने को नहीं कहेगा। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी की तरह प्रतीत करना, खुद को वैसा दिखाना, है ना? मतलब किसी का आप कह सकते हो अपनी आइडेंटिटी को छुपाना दूसरे तरीके से, तो ये इलीगल, मतलब नेगेटिव टोन का एक वर्ड है। ओनली ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। गिव समवन अ डिफरेंट अपीयरेंस इन ऑर्डर टू कंसील वन आइडेंटिटी। ठीक है, यही होता है। पर डिसुएड का मतलब परसुएड समवन नॉट टू टेक अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब डिस्करेज, डिस्करेज करना। ठीक है, चलिए आगे। हाँ भाई, इधर आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। किसका? वोकैब का। इधर आ जाओ, बहुत ध्यान से सुनो। ये क्या कहता है? ये हमें कह रहा है, इसका मीनिंग तो हमें पता है, इसका मीनिंग भी हमें पता है ना? वील्ड नहीं, वेल्ड। इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब आपको पता होगा। अपन ने अभी वो नहीं पढ़ा था, वो अभी जो स्टैचू, नहीं नहीं नहीं, क्या था वो? अरे यार, अभी हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था जिसके अंदर पट्टी हटा दी गई है, कानून अंधा नहीं होता, कानून देख सकता है, वो वाला, है ना? हाँ, तो यहाँ पे पर्दा होता है इसका मतलब। आ जाओ चेक करते हैं। लेकिन ये क्या लफड़ा है? ये क्या लफड़ा है? ये कह रहा है एबी। तो एबी का मतलब पता है कि आप लोगों को? गेव एबी टू द किंग। एबी का मतलब, मैंने जिंदगी में एबी वर्ड नहीं पढ़ा, तो एबी का मतलब मुझे नहीं पता। तो आ जाओ चेक करते हैं। या तो ये आंसर मुझे नहीं पता ना, ये होगा नहीं होगा, या तो ये, या तो ये, नहीं। अच्छा, मुझे इसका आंसर पता है, इसको जरा चेक करता हूं। सिंस द स्टेट इंसेप्शन न्यू जर्सी हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय एथनिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही है, ऐसे लिखा जाता है। मतलब बी तो सही है, या तो ये आंसर होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। अब देखो, मुझे पता है बी सही है, मान लो मैंने सी को पढ़ा, सपोज करो सी को पढ़ता हूं मैं। इट वॉज फ्रॉम द रॉयल स्क्वायर इन सेंट हेलियर दैट चार्ली सेकेंड ऑफ इंग्लैंड वॉज वर्ल्ड किंग इन 1649। तो यहां पे बोला जा रहा है ये रॉयल स्क्वायर था जहां पे चार्ली जो सेकंड था इंग्लैंड का, उसने क्या करा था? इस किंग को पर्दा करा था, इस किंग के ऊपर पर्दा दिया था। पर्दा दिया तो नहीं होगा, या तो मार दिया था, या तो इंट्रोड्यूस करा था, कुछ ऐसा आएगा। ये कॉन्टेक्चुअली नहीं बैठ रहा, मतलब सी वाला आंसर तो नहीं होगा। अब देखो यहां गाड़ी फंस गई हमारी, या तो ओनली बी आंसर आएगा, या तो ए और बी आएगा। मुझे ए का मतलब नहीं पता, तो मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। अब 50-50 चांस है मेरा सही होने का। मुझे ए का मीनिंग नहीं पता, एब ए का मतलब क्या होगा, एबी का मतलब क्या होगा, मुझे नहीं पता। अब हो सकता है ए भी सही हो सकता है ए भी गलत हो, तो ये भी आंसर बन सकता है मेरा, और ऑप्शन नंबर बी भी बन सकता है, सी भी। अब मैं आंसर नहीं दूंगा अब रिक्स है, तो मैं अब इसको स्किप करूंगा।
पहले वाले आंसर आ रहे थे ऑप्शन एलिमिनेशन से, ये नहीं आ रहे हैं। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? बताइएगा, इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, अब अपन ले लेते हैं पैराजंबल को। आ जाइए, अब पैराजंबल बनाते हैं, पैराजंबल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से पैराजंबल सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब टाइम होने वाला है, 15 मिनट ही बचे हैं मेरे पास। तो पैराजंबल किधर है? 26 पे था। आ जाओ पैराजंबल को बनाते हैं। पैराजंबल के लिए आप एक काम करिए, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर दो और आप लोग पहले खुद से पैराजंबल को ट्राई करिए। ठीक है, थोड़ा मैं इसको, पूरा आ गया यार, एच तक है क्या? थोड़ा छोटा होगा ये भाई। हाँ लो, ये तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ये तुम स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं जब तक चेक करता हूं कि स्क्रीन रिकॉर्ड तो हो रही है। चलिए आ जाइए, मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, है ना। अब देखा जाएगा, वैसे तो रिकॉर्डिंग हो रही है, भगवान करे आज कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ सही हो जाए। तो आज की मेहनत मेरी। चलो आ जाओ, जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ भाई देखिए, ए वाला फिक्स है। अरे यार तुमने डायरेक्शन नहीं पढ़ी होगी, रुको 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 रुको। डायरेक्शन में तुमको एक बार पढ़ा देता हूं। देखो डायरेक्शन में कह रहा है, बिलो अ सेट ऑफ 8 सेंटेंस इज गिवन, आउट ऑफ विच द फर्स्ट सेंटेंस गिवन इन बोल्ड इज फिक्स्ड। मतलब फर्स्ट वाला बोल्ड है, फिक्स्ड है। द रेस्ट आर जंबल इन एनी रैंडम ऑर्डर, आउट ऑफ द रिमेनिंग 7 स्टेटमेंट्स वन डज नॉट बिलोंग टू द पैसेज। मतलब एक आपको ओड वन आउट भी बताना है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, ये वाली क्लास में यहीं तक रख रहा हूं, आपको मैं पैराजंबल एक बार दिखा रहा हूं, आप लोग पैराजंबल का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इस पैराजंबल को पूरा सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। एक ओड वन आउट आपको बचाना है, फिर इसको जमाना है। मैं फिर कह रहा हूं, पैराजंबल में अगर लॉजिक बनेगा तभी पैराजंबल बनेगा, नहीं तो पैराजंबल नहीं बन सकता। तो मैं इसका लॉजिक विथ एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं, ठीक है। आई होप आज की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डायरेक्ट अप्रोच का पता आप लोगों को चला होगा, किस तरीके से मैंने कौन से क्वेश्चन छोड़े, कौन से अटेम्प्ट करे, कैसे करे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, अगर आप चाहते हैं ऐसी और क्लास मैं आपको दूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। कुछ सजेशन अगर आप देना चाहें, सर ये कर दो वो कर दो, ऐसे करते तो ज्यादा अच्छा होता, तो आपके सजेशंस ऑलवेज वेलकम है मेरे लिए। आप सजेशन दीजिएगा, रिस्पॉन्स कीजिएगा। और इसी तरीके की अगर आपको और क्लासेस चाहिए पेड बैच में, तो मैं अब जितने भी दिन बचे हैं अपन लाइव मॉक ही लेने वाले हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एग्जाम में जाने से पहले एक लाइव मॉक का उनको एक मतलब एक अप्रोच दे दूँ। एक दो मतलब वैसे भी मैंने बहुत सारे मॉक करवा रखे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ भी रिसेंटली कुछ मॉक और दे दूँ लाइव आकर के। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को चाहिए तो बता दीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे बताइएगा क्या चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूँ अच्छी क्लास आपको ये बढ़िया लगी होगी, और प्लीज बताइएगा थोड़ा वीडियो क्वालिटी में फर्क आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।